देवर काली प्राडो का शौकीन था। मेरी प्राडो भी काली थी। रोज मेरी प्राडो मांगता। मैं बच्चा समझकर उसे कुछ न कहती, क्योंकि वो रईस खानदान का बच्चा था। लेकिन एक रात उसने मुझे बेहोशी की गोली खिला दी। उस रात आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। देवर मेरी प्राडो के साथ। मेरी शादी हुई तो शौहर ने शादी की रात ही मुझे बता दिया था कि मेरे ससुर बड़े सख्त मिजाज के हैं। मैं एक अमीर घराने की बहू बनी थी। ससुर के बारे में ये सुनकर मैं घबरा सी गई थी। सब जब मेरी आंख खुली तो 9 बज रहे थे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। दिल में यही खौफ था कि कहीं ससुर ये न कहें कि इतनी देर से कमरे से बाहर निकल रही है। मैंने जल्दी से नहा धोकर लिबास तब्दील किया और फौरन से कमरे से बाहर चली गई। लेकिन लाउंज में उस वक्त मेरे देवर के अलावा और कोई न था। ये देखकर मुझे अपने आप में शर्मिंदगी सी महसूस हुई कि मुझे क्या जरूरत पड़ी थी मुंह उठाए बाहर आने की। शौहर तो अभी भी बेखबर सो रहा था। ससुराल में मेरा पहला दिन था। मुझे कहाँ अंदाजा था कि इनके सोने और जागने की रूटीन क्या है, या शायद शादी वाला घर था इसीलिए अब तक सब सो रहे थे। देवर मुझे देख चुका था और अब मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, भाभी मेरे पास बैठ जाएं। असल में रात को सब देर से सोए थे, इसीलिए इस वक्त कोई भी नहीं जाग रहा। मैं कमरे से बाहर तो आ गई थी, इसीलिए दोबारा कमरे में जाने के बजाय देवर के पास बैठ गई। कहने लगा, मुझे चाय वाय कुछ भी बनाना नहीं आता, वरना आपके लिए नाश्ता मैं अपने हाथों से बना देता। वो दिखने में तो 16-17 साल का लड़का था। मुझसे 4-5 साल छोटा था, लेकिन न जाने क्यों वो मेरे कुछ और भी करीब आकर बैठ गया। मुझे उससे हरगिज भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि मैं पीछे हटती, मुझे कहने लगा, आपसे एक राज की बात करनी है। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरे तरफ बढ़ाया और कहने लगा, लेकिन पहले आप वादा करें कि वो बात मेरे और आपके बीच में ही रहेगी, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि ऐसी भी उसने क्या बात करनी है जो मुझे राजदार बना रहा है। ना मैं उसे ठीक से जानती हूँ, ना वो मुझे, लेकिन मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर वादा कर लिया, जो कि शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं नहीं जानती थी कि यह वादा मुझे किस कदर महंगा पड़ सकता है और इस वादे की खातिर मुझे अपनी कीमती इज्जत खोनी पड़ेगी। लेकिन जो बात मेरे देवर ने मुझसे कही, मैं तो उसकी शक्ल ही देखती रह गई। कैसा बेशर्म लड़का था, उसे अपनी उम्र का भी लिहाज न था। मैं तो उठकर अपने कमरे में आ गई। उसकी बेशर्मी की इंतहा ये थी कि वो मुझे पीछे से भाभी भाभी पुकार रहा था। कहने लगा, जा कहाँ रही हैं, मुझे मेरी बात का जवाब तो देकर जाएं। इतनी भी क्या जल्दी है आपको कमरे में जाने की? मैं कमरे में आई तो शौहर उठ चुके थे। जब मैं शौहर के साथ कमरे से बाहर आई तो सब जाग गए थे। मेरी 2 नंदें थीं जो कि शाम तक वापस आ चुकी थी। सास बहुत अच्छे मिजाज की थी और बातूनी भी खूब थी। चंद दिन मैंने देवर से कोई बात न की, अपनी सास के साथ ही ज्यादातर वक्त गुजारती थी। एक दिन मेरी सास की तबीयत कुछ नासाज थी, इसीलिए वो कमरे में ही थी। दोपहर का खाना खाकर वो सो गई थी और मैं किचन के काम निपटाने लगी थी। इसी वक्त मेरा देवर घर के अंदर दाखिल हुआ था। मेरे ससुर नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे और शौहर तो वैसे भी रात को ही वापस आते थे। मुझे अकेला देखकर मेरा देवर किचन में मेरे पास आ गया। कहने लगा, भाभी मैंने तो आपको अपना दोस्त बनाया था, अपने दिल की बात आपके सामने रखी थी और आप तो नजरें ही बदल गई कि जैसे मुझे जानते ही ना हो। अपने देवर की बात सुनकर मैंने माथे पर तीवरी चढ़ाई थी। मैंने कहा था कि इस वक्त मैं किचन में काम कर रही हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। कहने लगा, ऐसे कैसे भाभी, बड़ी मुश्किल से तो आप काबू में आई हैं। आज तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए। मैंने कहा, अपनी उम्र देखो और अपनी बात देखो। मेरे पास तुम्हारे किसी फजूल सवाल का कोई जवाब नहीं है, और अगर आइंदा तुमने मुझसे इस किस्म की बात की तो तुम्हारे भाई को बता दूंगी। ये सुनकर पहले तो उसके चेहरे का रंग एकदम बदला। मुझे लगा जैसे वो डर गया है। ये देखकर तो मुझे कुछ तसल्ली हुई थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, सोच लें, अगर आपने भाई को मेरी कोई भी बात बताई तो आपके भी बहुत से राज हैं मेरे पास। मैंने कहा, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, मेरे भला कौन से राज तुम्हारे पास हैं? वो कहने लगा, मैं आपको फैजान भाई के सामने आपके सारे राज बता दूंगा, तो आपको भी याद आ जाएगा कि शादी से पहले आप क्या क्या करती रही थी। मैं अभी उसकी बात का मतलब नहीं समझ रही थी। मुझे लगा कि फजूल में मुझे यूं ही डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है कर दो, लेकिन उस वक्त किचन से बाहर निकलो। वो चला गया। उस दिन मैंने खीर बनाई थी। मैं चाहती थी कि सास की तरह अपने ससुर का भी दिल जीत लूं। मैंने बड़ी मेहनत से खीर बनाई थी और सबको बहुत पसंद आई थी। सभी खा रहे थे कि जब मेरा देवर डाइनिंग रूम में आया। उसे देखकर मेरा शौहर कहने लगा, आओ फजल, तुम्हारी भाभी ने बहुत मजेदार खीर बनाई है, आकर खाओ। ये सुनकर वो मुस्कुराता हुआ मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, मुझे आप सब लोगों से कुछ कहना है। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। उसने खीर की प्याली पकड़ी और एक एक चम्मच मुंह में डालने लगा। कहने लगा, ये बात भाभी की है, सोच रहा हूँ कि बताऊं या ना बताऊं। जब उसने ये बात कही तो मुझे उसकी दोपहर वाली बात याद आ गई कि वो कह रहा था कि मेरे शौहर के सामने मेरे कुछ राज फाश करेगा।
लेकिन मैं जानती थी कि वो धमकियां दे रहा है ताकि मैं वो सब कर दूं जो वो चाहता है। लेकिन इसके बाद जो कुछ उसने कहा मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। कहने लगा, भाभी मुझे आपकी एक बहुत गहरी दोस्त मिली थी, उसका नाम शुमाइला था। शुमाइला को तो जानती है ना आप? शुमाइला का नाम उसके मुंह से सुनकर मेरा तो दिल धड़कना भूल गया था। मैं हैरान थी कि उसे शुमाइला के बारे में कैसे पता था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो मुझे बड़ी मायने खेज नजरों से देख रहा था। फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, भाभी बता दूं सबके सामने सारी बात? ये सुनकर तो मेरी जान भी निकलने वाली थी। अब मैं खौफ के मारे कांपने लगी थी। एक बद हवासी थी जो मेरे चेहरे पर छा चुकी थी। मैंने नफी में सर हिलाया। कहने लगा, डर क्यों नहीं है? इसमें डरने वाली क्या बात है? ठीक है, अब्बा मिजाज के बहुत सख्त हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी ये बात बुरी लगेगी। क्यों अब्बा? बता दूं भाभी का राज? मेरी ये हालत ठीक है जैसे मेरी जान ही हलक में फंस गई हो। फिर कहने लगा, उनकी दोस्त कल घर पर आई थी, लेकिन भाभी सो रही थी। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी भाभी से बहुत जरूरी काम है, मुझे उससे मिलना है, लेकिन मुझे भाभी के आराम की बड़ी फिक्र है। मैंने कहा, नहीं भाभी तो सो रही हैं, इसीलिए कोई भी उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। भाभी मैं आपको बताना भूल गया था, वो आपकी कुछ जरूरी खत मुझे दे गई। कहने लगी थी कि ये फहमीदा को दे देना। ये सुनकर तो मेरे रहे सहे औसान भी खता हो गए। शुमाइला ने ये क्या किया था? उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो मैं यूं थी कि रो दूंगी। फिर मेरे ससुर कहने लगे कि मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं आपको इस बात पर एतराज ना हो कि भाभी की दोस्त को मैंने घर के अंदर क्यों बुला लिया। अगर भाभी की दोस्त दोबारा आ जाए तो क्या भाभी के पास भेज दूं? मस्तूरी मासूमियत अपने चेहरे पर सजाए मेरे ससुर से देवर कह रहा था। वो कहने लगे, मुझे इस बात पर क्या एतराज हो सकता है? मैं बिना वजह सख्ती का कायल नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई बात मेरे मिजाज के खिलाफ हो जाए तो फिर मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। मेरे शौहर ने कहा कि ये कौन सी बेतुकी बात बताई है तुमने? मेरा देवर बात छुपा गया था और मेरा रुका हुआ सांस बहाल हो गया था। कहने लगा, ये तो आप भाभी से पूछे कि इन्हें इस बात की कितनी टेंशन है। वो अब्बा से बेतहाशा डरती जो है। क्यों भाभी, आपको अब्बा से डर लगता है ना? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खाली प्यालियां ट्रे में रखी और किचन में चली गई। किचन में जाते ही मैं रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि शुमाइला ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। वो तो मेरी पक्की सहेली थी। असल में शादी से पहले शुमाइला की कजन ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और वो भी शुमाइला के जरिए ही किया था। मैं उस वक्त कम उम्र थी, इसीलिए उन बातों से अनजान थी। फिर उम्र के जिस हिस्से में मैं थी वहां ये बातें बड़ी दिलचस्पी का बायस होती हैं। मैंने एक दो बार शुमाइला के कजन को देखा था, इसीलिए मुझे भी वो अच्छा लगने लगा, लेकिन मैंने कभी बराह रास्त उससे बात नहीं की थी। हमारा सिलसिला खत किताबत तक ही महदूद था। वो शुमाइला के जरिए मुझे खत लिखता और मैं जवाब शुमाइला के जरिए ही उस तक पहुंचा देती। इस तरह हमने एक दूसरे से मोहब्बत का एतराफ कर लिया। वादे भी बहुत किए, बहुत सारी बातें की थी। लेकिन जब मैंने शुमाइला से कहा कि अपने कजन से कहे कि वो रिश्ता लेकर आए, तो उस वक्त तो कहने लगी कि अभी अभी उसका दुबई का वीजा लगा है और वो वहां नौकरी के लिए जा रहा है, लेकिन जैसे ही 1 साल बाद वापस आएगा तो वो जरूर अपना रिश्ता मेरे घर भेजेगा। वो दुबई चला गया और चंद माह बाद ही मेरे लिए फैजान का रिश्ता आ गया। हमारे यहाँ लड़कियों से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती थी। अब्बा को फैजान पसंद आ गया, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मैंने शुमाइला से कहा कि वो अपने कजन को बता दे कि वो मुझे भूल जाए। मुझे लगा ये सिलसिला यही खत्म हो चुका होगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि शुमाइला मेरे घर मुझसे मिलने आएगी और कोई खत दे जाएगी, वो भी मेरे देवर को सुबह सुबह। फजल कॉलेज के लिए जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, वो खत मुझे दो जो शुमाइला ने तुम्हें दिया है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, आप मेरी बात मान ले, मैं आपकी बात मान लूंगा। मैंने कहा, अपनी उम्र देखो, मैं तो तुम्हें बच्चा समझती थी, लेकिन तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो तुम, और तुमने अपनी बात मनवाने के लिए निहायत ही घटिया हरकत अपनाई है। मेरी बात सुनकर भी उसने ढिठाई का मुजाहरा किया था। कहने लगा, अपनी बात पूरी करें और अपना खत ले लें। मैं अपने कमरे में गई और अपनी नई प्राडो की चाबी दराज से निकाली। मेरे अब्बा ने मुझे जहेज में काले रंग की प्राडो दी थी, जिसे मैं सिर्फ अपने शौहर को चलाने के लिए देती थी। मेरा देवर अभी कम उम्र था। मुझसे कहने लगा कि इसे मैं अपनी गाड़ी की चाबी दूं और वो उसे चलाना चाहता है। मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसे ड्राइविंग ठीक से नहीं आती थी। मुझे उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए मैंने उसे इनकार कर दिया था कि कैसे बेशर्मों की तरह से शादी के अगले रोज ही वो मुझसे मेरे ही जहेज में आई हुई गाड़ी मांग रहा था। मैंने सोचा कि इससे बात ही करना छोड़ देती हूँ, ये खुद ही सीधा हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी दुखती रग पर हाथ रख देगा। जैसे ही मैंने उसे चाबी पकड़ाई और कहा कि मुझे खत दे दो, तो वो हंसने लगा। कहने लगा, कौन सा खत, कैसा खत? आपकी दोस्त ने मुझे कोई खत दिया ही नहीं। वो बस ये कहकर चली गई कि जो खत आपने उसे दिया था उससे वो मामला खत्म कर दिया है।
اس سے یہی کہا تھا کہ میں یہ پیغام آپ کو دے دوں۔ پہلے تو میں یہ بات نہیں سمجھا تھا، لیکن بس میرے دماغ نے ایک ترکیب لڑائی تھی جو کامیاب ہو گئی۔ اب تو مجھے سچ میں یہ شک ہونے لگا ہے کہ واقعی دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ غلطی مجھے کون سی نئی مصیبت دکھانے والی ہے۔ فضل کے پاس کوئی بھی ثبوت ایسا نہ تھا کہ وہ فیضان کو شک میں ڈالتا، اسی لیے میں کچھ مطمئن سی ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ مجھے فیضان کی کال شام کو آنے لگی، کہنے لگا کہ فضل کو گاڑی کی چابی تم نے دی تھی؟ میں نے کہا ہاں، وہ ضد کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں کس نے کہا تھا کہ اسے گاڑی کی چابی دو؟ اسے تو ٹھیک سے گاڑی چلانی نہیں آتی تھی، تم جانتی ہو اس نے کیا کیا ہے؟ فیضان نے بہت اشتعال میں مجھ سے بات کر رہے تھے، میں تو ڈر گئی تھی۔ وہ کہنے لگے اس نے اپنی گاڑی سے ایک غریب شخص کو ٹکر ماری اور وہ شخص مر چکا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد ہی فیضان فضل کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور کمرے میں چھپا دیا۔ فضل بے تحاشا ڈرا ہوا تھا، بدحواس بھی بہت تھا۔ یہ بات جب میرے سسر کو پتہ چلی تو انہوں نے فضل کو پہچان لیا۔ میری گاڑی میکینک کے پاس جا چکی تھی، لیکن جو بات مجھے محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ فضل کو چھپایا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس نے قتل کیا ہے، وہ بھی ایک غریب انسان کا۔ فیضان کہنے لگے کہ یہ کسی نے نہیں دیکھا اور تم بھی خاموش رہو تو بہتر ہے۔ یہ بات میرے سسر کے سامنے ہی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا لیکن میں کیوں چپ رہوں؟ جا کر پولیس کو سچ بتاؤں گی، کیونکہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اگر آج آپ نے فضل کو اس کے جرم کے لیے نہ روکا تو کل کو نہ جانے کتنے لوگوں کا قتل کر ڈالے گا۔ میری بات سن کر میرے سسر کہنے لگے اگر تم نے زبان کھولنے کی کوشش کی تو میں اپنے بیٹے سے کہہ کر تمہیں طلاق دلوا دوں گا۔ یہی بات فیضان نے بھی مجھے کہی۔ اگلے روز میری ساس روتے ہوئے میری منت سماجت کرنے لگی کہ میں کسی سے کچھ نہ کہوں۔ فیضان جب رات کو واپس آئے تو کہنے لگے کہ میں نے اس شخص کے لواحقین کو 10 لاکھ کا چیک دے دیا ہے کہ وہ کسی کے سامنے بھی زبان نہ کھولے۔ یہ بھی کہہ دیا ہے کیونکہ جانے والا تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن 10 لاکھ کی رقم ان کی زندگی میں آسانیاں ضرور لا سکتی ہے، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ اب میں ان کی مالی مدد کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے فضل کو بھی بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ وہ آج کے بعد گاڑی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ پہلے سے ڈرا ہوا تھا، اس نے بھی پکی سچی توبہ کر لی تھی۔ میرے سسر ہر ماہ اس شخص کے گھر جاتے تھے، اس کی فیملی کی مالی مدد کراتے تھے۔ میرے شوہر نے انہیں اپنا مکان بھی لے کر دیا تھا اور اس کے بیٹے کو اچھے اسکول میں تعلیم بھی دلوا رہے تھے۔ اسی لیے میں نے بھی اس بات کو زیادہ اچھالنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جیسے ہی فضل مجھ سے کبھی بھی کوئی الٹی سیدھی فرمائش کرتا تو میں سے اس کا یہ ویک پوائنٹ یاد دلا دیتی۔ وہ فوراً سے ڈر جاتا تھا اور پھر معذرت کرتے ہوئے چلا جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ بات پولیس کو بتا دی تو اسے سیدھی پھانسی ہو سکتی ہے۔ میرے سسر نے فضل پر بڑی سختی کی تھی، اسی لیے وہ سدھر گیا تھا۔